आज का टॉपिक है उत्तर छायावाद युग, जिसे हम प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता इन तीनों का समाहार उत्तर छायावाद युग में किया गया है। आइए सबसे पहले उत्तर छायावादी युग यानी कि प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों का अध्ययन करते हैं। उसके बाद फिर ये हिंदी का टेस्ट होगा, जिसमें बहुविकल्पी प्रश्न लगभग 80 प्रश्न होंगे, जिनको आप आज यहाँ पर हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले उत्तर छायावादी महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से तथ्य हैं देखते हैं। प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता, ये तीन नाम उत्तर छायावादी युग के दिए गए हैं। यानी कि उत्तर छायावादी युग के अंतर्गत तीन युग आते हैं: प्रगतिवाद कविता, प्रयोगवाद कविता और नई कविता। प्रगतिवाद का समय था 1936 ईस्वी से 1943 ईस्वी तक और प्रयोगवाद का समय था 1943 ईस्वी से 1953 ईस्वी तक और नई कविता थी 1953 से अब तक। ये 54 था, 1954 ईस्वी से जो लास्ट तक था वो था नई कविता का समय। तो प्रगतिवादी कवि और उनकी रचनाएं, तो सबसे पहले नाम आता है प्रगतिवादी कवि में रामधारी सिंह दिनकर जी का, जिनकी रचना है कुरुक्षेत्र, उर्वशी, रेणुका, हुंकार, सामधेनी, रश्मि रथी और परशुराम की प्रतिज्ञा, संस्कृति के 4 अध्याय। ये रामधारी सिंह दिनकर जी की रचनाएं हैं जो प्रगतिवादी कवि के नाम से जाने जाते हैं। आगे अगला है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, जबकि ये छायावादी कवि है लेकिन इन्होंने प्रगतिवादी कविता भी खूब की हैं। इनके काव्य ग्रंथ है कुकुरमुत्ता, नए पत्ते, गरम पकौड़ी, अड़िमा, परिमल, अनामिका। उपन्यास इनके हैं अप्सरा, अलका, निरूपमा, चमेली। कहानी संग्रह है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के सखी, चतुरी चमार, सुकुल की बीवी और लिली। रेखा चित्र हैं कुल्ली भाट, बिल्लेश्वर बकरिया, ये इनके रेखा चित्र हैं। और निबंध में यदि जानते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के, तो चाबुक और प्रबंध परिचय, ये 2 निबंध संग्रह हैं इनके। इसके बाद आता है सुमित्रा नंदन पंत जी का नाम, जो भी प्रगतिवादी कवि हैं। हालांकि ये सभी छायावाद हैं, लेकिन छायावाद के अंत के बाद प्रगतिवादी शुरू हुआ था, तो ये छायावाद और प्रगतिवाद के दोनों के कवि हैं। तो ज्योत्सना, युगवाणी, ग्राम्या, ये इनके काव्य ग्रंथ हैं। केदारनाथ अग्रवाल की है फूल नहीं बोलते हैं, युग की गंगा, आग का आईना। रामविलास शर्मा के हैं फुटकर कविताएं। नागार्जुन की कुछ रचनाएं हैं बादल को घिरते देखा है, पाषाणी, युगधारा, मसमांकुर, प्यासी पथराई आंखें। नागार्जुन का वास्तविक नाम जो था वो वैद्यनाथ था। शिवमंगल सिंह सुमन जीवन के गान, प्रलय, सृजन, मिट्टी की बारात, बाणी की विवथा और हिल्लोल, ये शिवमंगल सिंह सुमन जी की कुछ रचनाएं हैं। त्रिलोचन की रचनाएं में देखते हैं धरती, मैं उस जनपद का कवि हूं, ये त्रिलोचन की रचना है। रांगे राघव की है मेधावी, पांचाली, राम के दीपक, ये प्रगतिवादी कवि हैं। और भी देखते हैं, जैसे प्रगतिवादी कवियों में है सच्चिदानंद, हीरानंद, बादशायन, अगेय। अगेय जी का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है नई कविता, प्रयोगवादी और प्रगतिवादी कवियों में। तो अरी जो करुणा प्रभावाएं, आंगन के पार द्वार, बाबरा अहेरी, कितनी नावों में कितनी बार, हरी घास पर क्षण भर, इत्यलम, इंद्रधनुष रौंदे हुए से, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूं, चिंता, पूर्वा, सुनहरे सैवाल, भग्नदूत, ये इनके काव्य संग्रह हैं सच्चिदानंद, हीरानंद, बादशायन, अगेय के। बिपथगा, परंपरा, कोठरी की बात, शरणार्थी, जयदोल, ये इनकी कहानी है। शेखर एक जीवनी, अपने अपने अजनबी, नदी के दीप, ये हीरानंद बादशाह अगेय के उपन्यास हैं। त्रिशंकु और आत्मनेपद, ये निबंध हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य यानी कि तार सप्तक का इन्होंने संपादन किया था आधुनिक हिंदी साहित्य में। चलिए आगे देखते हैं। गजानन माधव मुक्ति बोध, चांद का मुंह टेढ़ा, भूरी भूरी खाक धूल, तार सप्तक में संकलित कविताएं हैं ये गजानन माधव मुक्ति बोध की। काठ का सपना इनके कहानी संग्रह है। विपात्र उपन्यास है। उर्वशी दर्शन और काव्य, ये समीक्षात्मक निबंध है। प्रगतिवाद सीमित समय में ही हिंदी कविता का महत्वपूर्ण
पड़ाव सिद्ध हुआ। बाद में यही काव्यधारा नई कविता के रूप में सामने आया, यानी कि जो प्रयोगवाद था वो कुछ समय के बाद नई कविता के रूप में उभर कर सामने आया। आगे जानते हैं नई कविता के कवि और उनकी रचनाएं। नई कविता में कौन कौन से कवि थे? सबसे पहले धर्मवीर भारती, ठंडा लोहा, कनुप्रिया, सात गीत वर्ष। भवानी प्रसाद मिश्र हैं गीत फरोश, सन्नाटा, सतपुड़ा के जंगल, बहुत अच्छी रचना है इनकी। सतपुड़ा के घने जंगल, अनवने ऊँघते जंगल। शमशेर बहादुर की हैं कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, चुका भी नहीं हूं मैं। रघुवीर शाह की हैं सीढ़ियों पर धूप, आत्महत्या के विरुद्ध लोग, भूल गए हैं हंसो हंसो जल्दी हंसो। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है काठ की घंटियां, बांस का पुल, एक सूनी नाव, खूंटियों पर टंगे लोग। कुंवर नारायण की रचना है चक्रव्यूह, हम तुम, आत्मजयी। धूमिल की रचना है संसद से सड़क तक। जगदीश गुप्त की रचना है नाव के पांव, शब्द देशी और युग्म, गोपा गौतम, बोधि वृक्ष संभोग। और नरेश मेहता की है महान महान प्रस्थान, प्रसाद पर्व, सबरी, प्रार्थना, प्रार्थना पुरुष, तुम मेरा मौन हो। ये रचनाएं नरेश मेहता जी की हैं जो कि नई कविता के अंतर्गत आती हैं। आगे और जानते हैं ठंडा लोहा, कनुप्रिया, सात गीत वर्ष। ये दोबारा हो गया है तो आगे चलते हैं। प्रथम तार सप्तक के कवि। अब देखिए जो अगेय जी द्वारा जो तार सप्तक थे वो चार थे। पहला है जिसके कवि हैं मुक्तिबोध, नेमीचंद्र जैन, भारत भूषण, गिरजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा, प्रभाकर माचबे और अगेय जी। ये सात कवि थे प्रथम तार सप्तक में और प्रकाशन वर्ष था 1943 ईस्वी। दूसरे तार सप्तक में देखते हैं भवानी प्रसाद मिश्र जी थे, शकुंतला माथुर थी, हरिनारायण व्यास थे, शमशेर बहादुर सिंह, नरेश मेहता, रघुवीर सहाय, धर्मवीर भारती और इसका प्रकाशन वर्ष था 1951 ईस्वी। तीसरे तार सप्तक में की बात करें तो इसके कवि थे कुंवर नारायण, कीर्ति चौधरी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, मदन वात्स्यायन, प्रयाग नारायण त्रिपाठी, केदारनाथ सिंह और विजयदेव नारायण शाही। ये तीसरे सप्तक के कवि थे। प्रकाशन वर्ष था 1959। अब यहाँ पर जो दूसरे तार सप्तक कह देते हैं लेकिन तार सप्तक नहीं है, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक, जबकि पहले में है, पहले का नाम है पहला तार सप्तक या प्रथम तार सप्तक। चलिए चौथे तार सप्तक की बात करें तो चौथा तार सप्तक है, इसमें जो कवि थे उसमें थे अवधेश कुमार, राजकुमार कुंभज, स्वदेश भारती, नंद किशोर आचार्य, सुमन राजे, श्री राम वर्मा और राजेंद्र किशोर। ये सात जो कवि थे वो चौथे सप्तक के कवि हैं और इसका जो प्रकाशन वर्ष था वो 1979 ईस्वी था। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जान लेते हैं प्रयोगवादी, प्रगतिवादी और नई कविता के बारे में। सन 1936 ईस्वी में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई थी। प्रगतिवाद में जो व्यक्ति के निजी सुख दुख से निकलकर कविता का सामान्य जनजीवन से जुड़ी हुई थी और प्रगतिवादी कवियों ने नारी को भोग्य नहीं बल्कि स्वतंत्र अस्तित्व की अर्धांगिनी अधिकारिणी माना था इस काल के कवियों ने। और नागार्जुन दीपक पत्रिका के संपादक थे। केदारनाथ अग्रवाल पेशे से वकील थे। शिवमंगल सिंह सुमन गांधी की अपेक्षा मार्क्सवाद के समर्थक ज्यादा थे, गांधीवादी नहीं थे, ये मार्क्सवादी समर्थक थे शिवमंगल सिंह सुमन जी। प्रयोगवाद का प्रारंभ 1943 ईस्वी में अगेय के तार सप्तक से हुआ था। कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों को जानते हैं। 1954 ईस्वी से आज तक की कविता नई कविता कहलाई। 1954 ईस्वी में डॉक्टर जगदीश गुप्त राम स्वरूप चतुर्वेदी की नई कविता पत्रिका से नई कविता का आगाज हुआ। रामविलास शर्मा ने सूक्ष्म के प्रति अति सूक्ष्म के विद्रोह को नई कविता कहा। 1962 ईस्वी के बाद की कविता को साठोत्तरी कविता कहा गया। साठोत्तरी कविता को सनातनी कविता यानी कि सनातनी सूर्योदयी कविता, सीमांत कविता, इयुत्सवादी कविता, दुत्कार कविता, समाहारात्मक कविता, विद्रोही कविता, अगली पीढ़ी की कविता,
ये कुछ नाम दिए गए हैं साठोत्तरी कविता के। अन्य नाम, ये जितने नाम लिए गए हैं ये सभी साठोत्तरी कविता के दूसरे दूसरे नाम हैं। साठोत्तरी कविता में वर्ण विषय यानी कि नंगापन, टुच्चापन, फूहड़पन, निजलिजापन बहुत अधिक मात्रा में प्रयोग हुआ है। साठोत्तरी कविता के कवि कैलाश वाजपेयी, शकुंतला माथुर, अजीत कुमार, विपिन अग्रवाल, भवानी प्रसाद मिश्र, रघुवीर सहाय, धूमेल और जगदीश गुप्त और नरेश मेहता, ये साठोत्तरी कविता के कवि हैं। आइए अब महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। पहला प्रश्न है, उत्तर छायावादी साहित्य को बांटा गया है, कितने उसमें बांटा गया है? तो पहला प्रगतिवादी, प्रयोगवादी और नई कविता, यानी इसका जो राइट आंसर है वो ये तीनों है, ये सभी, यानी कि इन तीनों में बांटा गया है। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में दिया हुआ है कि प्रगतिवादी काव्य का काल क्या था? तो प्रगतिवादी काव्य का जो काल था वो था 1936 ईस्वी से 1943 ईस्वी तक। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रयोगवादी काव्य का काल है, प्रयोगवादी काव्य का काल कितना है? तो प्रयोगवादी काव्य का जो काल था वो था 1943 ईस्वी से 1953 ईस्वी तक। अगला, नई कविता का काल क्या था? तीनों हो गए, प्रयोगवादी, प्रगतिवादी और नई कविता। तो नई कविता का जो काल था वो था 1954 ईस्वी से अद्यतन, यानी कि अभी तक। अगला है, साम्यवादी विचारधारा के आधार पर समाज को कितने वर्गों में बांटा गया, यानी कि साम्यवादी विचारधारा के आधार पर समाज को बांटा गया है कितने वर्गों में? तो इसको वर्ग गया था, दो वर्ग बताए गए थे। एक तो था शोषक वर्ग और दूसरा था शोषित वर्ग। शोषक वर्ग था जो जमींदारी, जो हाई सोसाइटी के लोग थे, जो जमींदार प्रवृत्ति के लोग थे, वो शोषक वर्ग कहलाते थे, क्योंकि वो गरीब लोगों का, दबे कुचले लोगों का शोषण करते थे। तो जो दबा कुचला वर्ग था वो शोषित वर्ग के नाम से जाना जाता था। वो वर्ग शोषित वर्ग कहा गया। जो मजदूर, गरीब, मजलूम, दबे कुचले लोग, वे निम्न लोग, ये थे शोषित वर्ग के लोग, ये शोषित वर्ग था। और शोषक वर्ग था जमींदारी लोग, जो जमींदार लोग थे, उच्च घराने के लोग थे, वो शोषक थे, यानी कि गरीबों का शोषण करते थे, इसलिए उनको शोषक कहते थे। और इनका शोषण होता था, उन्हें हम शोषित कहते थे। तो इसका दो समाजों में विभक्त हो गया था साम्यवादी विचारधारा में। अगला है, प्रगतिवादी कविता विरोध करती है। प्रगतिवादी कविता किसका विरोध करती है? तो प्रगतिवादी कविता शोषण का विरोध करती है, क्योंकि जितनी भी रचनाएं लिखी हैं वे शोषक और शोषित वर्ग को लेकर के लिखी गई हैं। अगला है, मार्क्सवादी विचारधारा से किस वाद की उत्पत्ति हुई? तो मार्क्सवादी जो विचारधारा थी उसके बाद प्रगतिवादी कविता की उत्पत्ति हुई। अगला है, प्रगतिवादी प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना 1936 ईस्वी में हुई थी। प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन के सभापति कौन थे? तो इसके सभापति थे मुंशी प्रेमचंद जी। अगला है, छायावादी कवि जो बाद में प्रगतिवादी बन गए कौन थे? तो ये जो दो कवि थे वो थे सुमित्रानंदन पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी थे, जो छायावादी कवि थे लेकिन बाद में प्रगतिवादी कवि बन गए। अगला प्रश्न है, क्रांतिकारी पक्ष को प्रथम वाणी किसने दी? तो क्रांतिकारी पक्ष को प्रथम वाणी दी थी दिनकर, दिनकर साहब। दिनकर का पूरा नाम है रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर जी। अगला है, प्रगतिवादी काव्य की विशेषता नहीं है। एक प्रगतिवादी काव्य की विशेषता कौन सी नहीं है? समाज का यथार्थ चित्रण, बिल्कुल जो समाज में होता था वही प्रगतिवादी कवि लिखते थे। और
विद्रोह एवं क्रांति की भावना बिल्कुल थी, क्योंकि एक शोषक वर्ग था, दूसरा शोषित वर्ग था, तो इनमें विद्रोह की भावना कवियों में रहती थी। और मानवतावादी दृष्टिकोण बिल्कुल सही है, मानवतावादी भी दृष्टिकोण था। तो इसमें जो विशेषता नहीं है वो है कल्पना की प्रचुरता, यानी कि इस काल के कवियों ने काल्पनिक रचनाएं नहीं की हैं, जो कुछ समाज में देखा उन्हीं को अपनी रचनाओं में लिखा। चलिए अगला है प्रश्न, प्रगतिवादी कविता को मुख्य विशेषताएं हैं, यानी कि प्रगतिवादी कविता की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? तो मुख्य विशेषताएं हैं शोषक वर्ग के प्रति घृणा, सही है। शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति, सही है। सामयिक समस्याओं का चित्रण, बिल्कुल सही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो डी नंबर का है, यानी कि उपयुक्त तीनों विशेषताएं प्रगतिवादी कवि की हैं। आगे है, नारी की मुक्ति राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय भावना किस काव्यधारा की मुख्य विशेषता है? तो ये जो काव्यधारा थी वो थी प्रगतिवादी काव्यधारा, यानी कि इसमें नारी का बहुत ज्यादा सम्मान दिखाया गया है प्रगतिवादी कविता में। आगे, फ्रॉयड एक मनोविश्लेषणवादी थे, उनके सिद्धांत के का प्रभाव किस काव्यधारा पर सबसे ज्यादा पड़ा? तो ये थी प्रयोगवादी कविता, यानी कि जो फ्रॉयड थे मनोविश्लेषणवादी थे, उनके सिद्धांत का प्रयोगवाद कविता पर अधिक प्रभाव पड़ा था। अब बात करते हैं प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? तो प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था सन 1943 ईस्वी में, अगेय जी द्वारा किया गया था इसका प्रकाशन। अगला है, प्रथम तार सप्तक में कितने कवियों की कविताएं शामिल की गई थी? तो प्रथम तार सप्तक में 7 कवियों की कविताओं को शामिल किया गया था। अगला है, प्रयोगवादी काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि का नाम क्या है? प्रयोगवादी कवि, तो प्रयोगवादी जो कविता के प्रतिनिधि कवि हैं वो हैं सच्चिदानंद हीरानंद बादशायन अगे। इनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद बादशायन अगे। अगे जी को यानी कि प्रयोगवादी काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि माना जाता है। अगे का पूरा नाम क्या है, जैसा कि प्रश्न में दिया हुआ है, अगे जी का पूरा नाम क्या है? तो अगे जी का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद बादशायन अगे, ये इनका पूरा नाम है। अगला है प्रश्न, प्रयोग सभी कालों के कवियों ने किया है, किसी एक काल में किसी विशेष दिशा में प्रयोग करने की प्रवृत्ति स्वाभाविक नहीं है, यह किसका कथन है? तो ये कथन था सच्चिदानंद हीरानंद बादशायन अगेय जी का, यानी कि इसका पहला आंसर राइट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रगतिवादी कवि नहीं है? प्रगतिवादी कवि नहीं है इनमें से, तो दिनकर, नागार्जुन, मुक्तिबोध और प्रसाद। तो यहाँ पे प्रसाद जी छायावादी कवि हैं, छायावादी कवि के सूत्रधार हैं, ये छायावादी कवि हैं, और ये तीनों जो हैं ये प्रगतिवादी कवि हैं। आगे है, निम्नलिखित में कौन प्रयोगवादी कवि नहीं है? अगेय, पंत, भवानी प्रसाद मिश्र और धर्मवीर भारती। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा पंत जी, यानी कि सुमित्रा नंदन पंत छायावादी कवि हैं, प्रगतिवादी प्रयोगवादी कवि नहीं है। अगला है, प्रयोगवादी काव्य की विशेषता क्या नहीं है? प्रयोगवादी काव्य की विशेषता प्रकृति का समग्र चित्रण, ये नहीं है। बाकी ये तीनों थी। व्यक्तिकता की प्रधानता थी, अति यथार्थवाद था, कुंठा और निराशा भी थी, क्योंकि शोषक और शोषित समाज में कुंठा और निराशा विद्यमान रहती थी। अगला प्रश्न है, प्रयोगवादी काव्य की विशेषताएं हैं, कौन कौन सी विशेषताएं हैं प्रयोगवादी काव्य की? तो इसकी विशेषताएं ये सभी हैं, अतिबौद्धिकता, विद्रोह का स्वर था, उपमानों में नवीनता थी, ये सभी, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला है प्रश्न, व्यंग तथा कूटोक्ति सौंदर्य के प्रति व्यापक दृष्टिकोण तथा वदेश यानी कि अनगढ़ विरूप का चित्रण आदि विशेषताएं किस काव्यधारा की हैं? तो इसका राइट आंसर है प्रयोगवादी कविता, यानी कि प्रयोगवाद की ये विशेषताएं हैं। आगे है, नई कविता को गति देने वाली पत्रिकाएं कौन कौन सी हैं? तो ये नई कविता को, ये तीनों पत्रिकाएं गति देने वाली हैं, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ये सभी नई कविता, कल्पना, ज्ञानोदय, ये उस समय की
पत्रिकाएं थीं जिन्होंने नई कविता को गति प्रदान की। आगे है, नई कविता की प्रवृत्ति के अंतर्गत पंत की कौन सी रचना है? प्रवृत्ति माना विशेषता के अंतर्गत कौन सी कविता है पंत जी की, सुमित्रानंदन पंत की? तो इनकी जो रचना है वो है कला और बूढ़ा चांद। कला और बूढ़ा चांद जो इनकी रचना है वो नई कविता की प्रवृत्ति से उत्प्रोत है। अगला है प्रश्न, नई कविता की प्रवृत्ति के अंतर्गत दिनकर की रचना कौन सी थी? तो दिनकर जी की रचना जो थी वो थी चक्रवाल। चक्रवाल रचना इनकी नई कविता से उत्प्रोत थी। आगे देखते हैं 29वां प्रश्न है, किसी भी दर्शन के साथ ना बंधने वाली कविता है? तो ये नई कविता है। नई कविता किसी भी दर्शन के साथ नहीं बंधती थी। नई कविता में कवि अपने मन की बात यथार्थ रूप में लिखते थे। अगला प्रश्न है कि साठोत्तरी कविता को किस अन्य नाम से भी अभिहित किया गया? तो इसका जो राइट आंसर है, इस साठोत्तरी कविता को अकविता भी कहा गया, अकविता भी कहा गया, भूखी पीढ़ी कविता भी कहा गया और असाठोत्तरी स्वीकृत कविता भी कहा गया। इसके लिए इसका राइट आंसर है डी। ये डी एकदम राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है 31वां प्रश्न, नई कविता की विशेषताएं हैं। अहम या अतिव्यक्तिकता की प्रधानता, घोर यथार्थवाद, यौन भावना का खुला चित्रण। बिल्कुल ये इसका राइट आंसर है डी। ये तीनों जो विशेषताएं थी वो नई कविता की थी। अगला है प्रश्न 32वां, बौद्धिकता की प्रधानता, लघुता की ओर दृष्टिपात, आस्था, अनास्था एवं क्षणबोध, वैचित्र्य प्रदर्शन की प्रवृत्ति, ये विशेषताएं किस काव्यधारा की हैं? तो ये हैं नई कविता की विशेषताएं। अगला है, निम्नलिखित में से क्या नई कविता की विशेषता नहीं है? कौन सी नहीं है? तो नई कविता की जो विशेषता है वो प्रकृति में चेतना का आरोप, ये विशेषता इस नई कविता की नहीं है। लघु मानववाद है, तीक्ष्ण व्यंग है, भाषा छंद बिंब एवं प्रतीकों में नवीनता, ये भी इसकी विशेषता है। 34वां प्रश्न है, लोक चेतना का काव्य किस काव्य धारा को कहा गया है? तो लोक चेतना का काव्य जो कहा गया है वो कहा गया है प्रगतिवाद को। प्रगतिवाद को लोक चेतना का काव्य कहा गया है। अगला प्रश्न है 35वां, प्रकृति के रमणीय चित्रों के बजाय ग्रामीण चित्रों का नग्न यथार्थ किस युग की कविताओं में प्रस्तुत किया गया है? तो ये किया गया है प्रगतिवादी कविता में। अगला है, दिनकर किस तरह के कवि माने जाते हैं? तो दिनकर राष्ट्र कवि की उनको उपाधि दी गई थी, यानी कि जो दिनकर थे उनका राष्ट्र कवि की से सम्मानित उनको किया गया था, यानी कि उनकी जो उपनाम था वो राष्ट्र कवि की ओर संकेत करता था। दिनकर इस तरह के कवि यानी कि राष्ट्र कवि के रूप में माने जाते थे। अगला है, वैद्यनाथ मिश्र किस कवि का मूल नाम है? तो वैद्यनाथ मिश्र जो कवि थे उनका नागार्जुन का मूल नाम है। ये गीत फरोश की रचनाकार कौन है? गीत फरोश बहुत अच्छी रचना थी इनकी। तो ये किन की रचना थी? तो ये रचना थी भवानी प्रसाद मिश्र जी की। भवानी प्रसाद मिश्र की रचना थी गीत फरोश। 39वां प्रश्न है, किस दर्शन से प्रगतिवाद का संबंध है? कौन से दर्शन से? द्वैतवाद से, अद्वैतवाद से, मार्क्सवाद से या छायावाद से? तो इसका जो राइट आंसर है वो है मार्क्सवाद से, यानी कि जो प्रगतिवाद का संबंध है वो मार्क्सवाद से है। 40वां प्रश्न, निम्न में से कौन प्रगतिवादी कवि नहीं है? तो प्रगतिवादी कवि का नाम दिया जा रहा है, इसमें कौन से नहीं है? तो इसमें जो जयशंकर प्रसाद जी हैं, ये प्रसाद का मतलब है जयशंकर प्रसाद, तो जयशंकर प्रसाद जी प्रगतिवादी कवि नहीं है, बाकी दिनकर, निराला, नागार्जुन ये सभी हैं। आगे देखते हैं 41वां प्रश्न है, निम्न में कौन मार्क्सवाद में आस्था नहीं रखता था? कौन नहीं रखता था? इसमें नहीं रखते थे तो मैथिली शरण गुप्त जी नहीं रखते थे मार्क्सवाद में आस्था।
वैसे राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त को भी कहते हैं और दिनकर जी को भी कहते हैं, रामधारी सिंह दिनकर जी को। चलिए 42वां प्रश्न है, प्रगतिवाद के उदय में किन तत्वों का योगदान है? तो इन सभी तत्वों का योगदान है, इसलिए इसका उत्तर डी हो जाता है। अगला है, पंत का युगवाणी संकलन किस विचारधारा की रचना है? तो ये है प्रगतिवादी विचारधारा की रचना। अगला है, प्रगतिवादी कविता में विशेषता नहीं है, यानी कि प्रगतिवादी कविता की कौन सी विशेषता नहीं है? पूंजीवाद का विरोध, नारी सौंदर्य का चित्रण, सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति, शोषित वर्ग से सहानुभूति। देखिए इसका जो राइट आंसर है वो बी है। बी एकदम राइट आंसर है, क्योंकि नारी सौंदर्य का वर्णन प्रगतिवादी कविता में नहीं हुई है। इसमें तो पूंजीवाद का प्रयोग हुआ है, यानी कि पूंजीपति जो लोग हुआ करते थे उनका वर्णन किया गया है। सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति, यानी कि जो समाज में दिखता था वही वो लोग लिखते थे। और शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति थी, और पूंजीपति जो शोषक वर्ग था उनके प्रति घृणा थी, नफरत थी, और शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति थी, जो शोषित वर्ग था। अगला है 45वां प्रश्न है, श्वानों को मिलता दूध वस्त्र भूखे बच्चे अकुलाते हैं, यानी कि श्वानों मानो होता है कुत्तों को मिलता दूध वस्त्र भूखे बच्चे अकुलाते हैं, इस पंक्ति का संबंध किस वाद से है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है प्रगतिवादी कविता से, यानी कि प्रगतिवाद से इसका संबंध है। अगला है, युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित दिनकर की रचना है। कौन सी रचना है दिनकर की जो युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित है? तो इनकी रचना है कुरुक्षेत्र। महाभारत का युद्ध हुआ था ना कुरुक्षेत्र में, तो कुरुक्षेत्र जो रचना है वो युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित रचना है, जो कि दिनकर जी की है, रामधारी सिंह दिनकर जी की। 47वां प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर की उर्वशी किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? तो ये हुई थी उर्वशी जो रचना थी वो रामधारी सिंह दिनकर जी की 1961 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। किस युग किस किस हुआ पुस्तक के प्रकाशन से प्रयोगवादी काव्यधारा का प्रारंभ हुआ? यानी कि जो पुस्तक के प्रकाशन से प्रयोगवादी काव्यधारा का प्रारंभ हुआ, यानी कि कौन से तार सप्तक से प्रकाशन से प्रयोगवादी काव्यधारा का जो प्रारंभ था वो हुआ था? तो ये होता प्रथम तार सप्तक से, यानी कि किस तार सप्तक से? तो प्रथम तार सप्तक से, यानी कि पुस्तकों का प्रकाशन जो काव्यधारा प्रारंभ हुई थी वो प्रथम तार सप्तक से हुई थी। अगला है, दूसरे तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, यानी कि दूसरा जो सप्तक था उसका प्रकाशन वर्ष कौन सा था? तो उसका प्रकाशन वर्ष था दूसरे का 1951 ईस्वी, यानी कि प्रथम का था 43 और दूसरे का था 51, तीसरे का था 59 और चौथे का था 79। ये तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। तीसरे सप्तक का प्रकाशन वर्ष कौन सा है? तो तीसरे तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष जो है वो है 1959 ईस्वी। इसके बाद आता है, अंधा युग किस रचना के पात्रों पर आधारित है? तो अंधा युग जो है वो महाभारत के पात्रों पर आधारित रचना है। मोचीराम कविता के कवि का नाम क्या है? तो मोचीराम कविता के कवि का नाम है धूमिल। धूमिल की ये कविता है मोचीराम। अगला प्रश्न है, अगेय को आंगन के पार द्वार पर कौन सा पुरस्कार मिलता? अगेय जी की, यानी कि सच्चिदानंद हीरानंद बादशायन अगेय की रचना थी आंगन के पार द्वार। तो इस रचना पर उन्हें कौन सा पुरस्कार मिला था? तो उनको मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार। अगला है, आत्मजयी का नचिकेता प्रसंग किस उपनिषद पर आधारित है? आत्मजयी का नचिकेता प्रसंग किस उपनिषद पर आधारित है? यहाँ पे 3 उपनिषद दिए जा रहे हैं, तो उनमें कौन सा उपनिषद है जिसमें आत्मजयी नचिकेता का प्रसंग दिया गया है? तो ये जो था वो कठोपनिषद जो उपनिषद है वो उसमें नचिकेता का प्रसंग दिया गया है।
अगला है कुकुरमुत्ता निराला की किस प्रकार की रचना है। कुकुरमुत्ता, तो कुकुरमुत्ता एक रचना है जो है व्यंग्यात्मक रचना है, जो शोषक और शोषित वर्ग के प्रति लिखी गई एक बहुत ही अच्छी रचना है कुकुरमुत्ता, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। अगला है प्रश्न, तार सप्तक का अर्थ है। तार सप्तक का क्या अर्थ है। तो तार सप्तक का अर्थ होता है 7 तारों का समूह नहीं, 7 विचारधाराओं का समूह नहीं, सम विचारधारा के 7 कवियों का संकलन। ये एकदम राइट आंसर है इसका। सम विचारधारा के 7 कवियों का संकलन था तार सप्तक, इसका अर्थ था, यानी कि एक ही विचारधारा के 7 कवि, सबके विचार समान थे। नागार्जुन मैथिली में किस नाम से लिखते थे। नागार्जुन मैथिली में किस नाम से लिखते थे। तो ये लिखते थे यात्री के नाम से, यात्री नाम से नागार्जुन मैथिली भाषा में लिखा करते थे। अगला है, कुरुक्षेत्र में दिनकर ने किस उद्देश्य को प्रमुखता दी है। तो कुरुक्षेत्र में दिनकर जी ने जो दिया है वो युद्ध के मूल कारण और शक्ति के उपाय को प्रमुखता दी है। इसका डी राइट आंसर है। 59वां प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, प्रगतिशील लेखक संघ की सबसे पहले स्थापना कहाँ हुई थी। प्रगतिशील लेखक संघ की जो सबसे पहले स्थापना हुई थी वो कहां पर हुई थी। तो वो स्थापना हुई थी लंदन में। अगला है, प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है अपितु साधन है, उक्ति किसकी है। तो ये उक्ति है सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहन अगेय जी की। अगला प्रश्न है, दिनकर की कविता लिखने का उद्देश्य क्या मानते हैं। दिनकर कविता लिखने का उद्देश्य क्या मानते हैं। तो ये मानते थे कि मानव की जिज्ञासाओं का समाधान खोजना, ये दिनकर जी की का मेन उद्देश्य था। अगला है प्रश्न, समस्याओं के विषय में दिनकर के क्या विचार थे। तो समस्याओं के दिनकर जी के सभी विचार थे। इसका जो राइट आंसर है वो डी है, यानी कि समस्याओं की पूर्व संकेत करना, समस्याओं का निदान प्रस्तुत करना और समस्याओं की उत्पत्ति के कारणों को खोजना, ये दिनकर जी के विचार थे। अगला है, मुक्तिबोध यानी गजानन माधव मुक्तिबोध की प्रारंभिक रचनाएं किस पत्रिका में छपी। तो ये छपी थी कर्मवीर पत्रिका में। अगला है, निम्नलिखित में से कौन नई कविता की पत्रिका है। कौन नई कविता की पत्रिका है। तो इसमें जो बी नंबर की कविता है यानी कि कल्पना नई कविता की पत्रिका है। अगला प्रश्न है, कल्पना नामक पत्रिका के संपादक कौन थे। तो ये जो कल्पना पत्रिका थी इसके संपादक थे भवानी प्रसाद मिश्र जी। अगला प्रश्न है, शिखर पुरस्कार और गालिब पुरस्कार से सम्मानित कवि कौन थे। तो ये थे भवानी प्रसाद मिश्र जी। शिखर पुरस्कार और गालिब पुरस्कार से सम्मानित भवानी प्रसाद मिश्र जी थे। आगे है, गांधी पंचशती कविता संग्रह के रचयिता कौन हैं। तो ये हैं भवानी प्रसाद मिश्र जी। अगला प्रश्न है, गगनांचल नामक पत्रिका के संपादक का नाम क्या है। तो इस प्रश्न का उत्तर है गिरिजा कुमार माथुर जी, यानी कि गिरिजा कुमार माथुर जी ने गगनांचल जो पत्रिका थी उसका संपादन किया था। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद से प्रकाशित संगम पत्र में इलाचंद्र जोशी के सहायक के रूप में कार्य करने वाले कवि कौन थे। तो इसके जो कवि थे वो थे धर्मवीर भारती। अगला प्रश्न है, शब्दों का अजायब घर किस कविता का विशेषण है। तो ये है नई कविता का विशेषण है शब्दों का अजायब घर। अगला प्रश्न है, प्रगतिवादी कविता को ह्रासोन्मुख मध्यवर्गीय समाज का चित्र किसने कहा है। तो ये कहा है डॉक्टर रामदरस मिश्र जी ने। डॉक्टर रामदरस मिश्र जी ने कहा था। अगला प्रश्न है,
सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अगे द्वारा संपादित तार सप्तकों की संख्या कितनी है? तो ये संख्या तार सप्तकों की, जो सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अगे ने जो तार सप्तकों का प्रकाशन किया था, वो कितनी संख्या है? तो उनके 4 तार सप्तक हैं, 4 सप्तक हैं। अगला है रामधारी सिंह दिनकर का काव्य संग्रह है, कौन सा है? रामधारी सिंह दिनकर जी का काव्य संग्रह कौन सा है? तो इनका काव्य संग्रह है सामधेनी, इनका काव्य संग्रह है। अगला है अर्धनारीश्वर के रचयिता हैं, तो अर्धनारीश्वर के रचयिता हैं रामधारी सिंह दिनकर। आगे की रचना नहीं है, हरी घास पर क्षण भर, सुनहले सहवाल, आंगन के पार द्वार और दूध बतासा इनकी रचना नहीं है। 76वां प्रश्न, कर्णफूल और प्रवासी के गीत के रचयिता कौन है? तो कर्णफूल और प्रवासी के गीत के रचयिता हैं, जो रचनाकार हैं, वो हैं नरेंद्र शर्मा। अगला प्रश्न है त्रिकाल संध्या तथा कालजयी के रचनाकार कौन है? तो इसका राइट आंसर है भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं। अगला प्रश्न है नई कविता के किस कवि को बचपन से ही विद्रोही स्वभाव का माना जाता है? इसका जो राइट आंसर है वो है गजानन माधव मुक्ति बोध। उनकी जो गजानन माधव मुक्ति बोध थे, वो नई कविता के बचपन से ही विद्रोही स्वभाव के कवि माने जाते थे। अगला प्रश्न है देहरादून में जन्मे रूपाभ पत्रिका में सहायक के रूप में कार्य करने वाले कवि कौन थे? तो ये थे शमशेर बहादुर सिंह। तो शमशेर बहादुर सिंह का जन्म देहरादून में हुआ था। अगला और इस सेशन का अंतिम प्रश्न है संस्कृत तथा बंगला में काव्य रचना करने वाले हिंदी के कवि हैं, तो ये थे नागार्जुन। नागार्जुन जी संस्कृत तथा बंगला में काव्य रचनाएं करते थे और हिंदी के भी ये कवि थे।